तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो जो आइस स्वॉर्ड मास्टर एंड स्वीटी, उन्होंने वहां पर एक कंपटीशन को कंडक्ट किया था, जहां पर हम देखते हैं कि जो फैंग आउट था और जो सियाव थी, उन लोग जो फर्स्ट रो पर जाने लगते हैं। तो यह देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का जितना भी टीम मेंबर था वो सब जो है फर्स्ट रो पर आके बैठ जाते हैं। तो देखकर वहाँ पर सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में जो प्रिंसेस के बगल में जो बंदा है यानी कि फैंगा, आखिर में वो है कौन। तो एक लड़की बोल रही थी कि मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो जो प्रिंसेस का एक बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा जो जीनियस बंदे थे, टैलेंटेड बंदे थे, वो सब उस बैरियर के अंदर आने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि जो जी हुआंग था वो भी वहाँ पर अपने फायर फोनिक्स पर सवार होके उस बैरियर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा सीट फुल हो गया था, लेकिन आधा साइड ही। तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन बोल रहा था कि यहाँ का जो कंपटीशन है, जो कि टाई स्वॉर्ड इमॉर्टल क्लैन के एक इमॉर्टल टीचर एनसू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आइस एम्परर यानी कि एनसू आ जाती है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन उसको यहाँ पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी वो मास्टर एनसू बोल रही थी कि देखो कि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड बंदे मौजूद हैं और तुम लोग में से लगभग बंदे जो है गोल्डन पिल स्टेज पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर जैनसुआन रिलम के बारे में बात करती हूँ और उसके बारे में वो बताने लगती कि कैसे कोई बंदा जैनसुआन रिलम को ब्रेक थ्रू कर सकता है, कैसे वहाँ पर वो कल्टिवेट कर सकता है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि उसको याद रखने चाहिए। और उन लोग को बता रही थी कि कैसे कोई इमॉर्टल स्टेज पर पहुंच सकता है। तभी उसने अपना आइस फोनिक्स को भी अपीयर कर लिया था। तो तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर और ज़्यादा अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही थी, जहाँ पर बता रही थी कि ऐसा माना जाता है कि जो परफेक्ट इमॉर्टल स्टेज है वो जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल का स्टेज है, लेकिन अगर तुम उससे भी आगे जाते हो तो तुम ट्रू इमॉर्टल स्टेज पर पहुंच जाओगे। तो तभी एक बंदा उस मास्टर एंसवे से पूछता है कि ऐसा माना जाता है कि जो बंदा ट्रू इमॉर्टल स्टेज पर पहुंच जाता है वो जो है इमॉर्टल रियल में एंटर कर सकता है। तो क्या आपके क्लैन से कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि उस रियल में एंटर कर चुका है। तो मास्टर एंसवे बोल रही थी कि ऑफ कोर्स। तो सब लोग हैरान थे। तभी वो बोलती है कि अब हम लोग जो है शॉर्ट के टाओइज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तभी वो बोल रही थी कि देखो, अगर तुम्हें शॉर्ट प्रैक्टिस करना है तो तुम्हें शॉर्ट के दिल को जानना पड़ेगा। तुम्हें यह पता करना पड़ेगा कि तुम आखिर में शॉर्ट को क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हो। और अगर तुम्हारा दिमाग साफ ना है, तुम यह सब चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो, तो तुम कभी भी यह चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। तो तभी एक लड़की पूछती है क्या हो अगर किसी बंदे के पास शॉर्ट बॉडी ना हो तो क्या वो इमॉर्टल कल्टिवेट कर सकता है। तो ये बात सुनकर मास्टर एंसी बता रहे थे कि देखो, जिस बंदे के पास जन्म से शॉर्ट बॉडी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होता है कि वो किसी भी शॉर्ट के सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको अपना सर्वेंट बना सकता है। और यह बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होता है इमॉर्टलिटी को कल्टिवेट करने के लिए, क्योंकि उसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा समय बचा सकता है। और यह चीज़ होना वाकई में एक जीनियस का पहचान है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इमॉर्टलिटी शॉर्ट बॉडी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो ये वाकई में पे ऑफ करेगा और तुम किसी न किसी दिन इमॉर्टल जरूर से ज़रूर बनोगे। क्योंकि इमॉर्टल बनने के लिए शॉर्ट बॉडी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी होना जरूरी है। तो तभी वहाँ पर सब लोग खुश हो गए थे। तो तभी हम देखते हैं कि जी हुआंग वहाँ पर खड़ा हो गया था। अब बोल रहा था, एनसीओ से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है। तो जी हुआंग बता रहा था कि देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिसके पास शॉर्ट बॉडी होता है वो वाकई में कल्टिवेट कर सकता है, और जो शॉर्ट टेक्निक होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी सब बॉडी से। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी सब बॉडी भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट है वो बस एक ही अटैक पर फोकस करता है, लेकिन बाकी सब ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और अगर यह बात सही है तो आखिर में बाकी सब इमॉर्टल क्लैन जो है शॉर्ट को क्यों प्रीफर करते हैं, क्या उन लोग को शॉर्ट की मदद से फ्लाई कर सके और ज़्यादा कूल दिख सके। तो तभी हम देखते हैं कि यह सब बात सुनकर एक एल्डर को गुस्सा आ रहा था जी हुआंग पर, क्योंकि जो उसने जो शॉर्ट के बारे में
एक सॉर्ड मास्टर से पूछ लिया था, लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि जी हुआंग जो है फिनिक्स बॉडी के साथ पैदा हुआ है, इसकी वजह से उसका ये क्वेश्चन पूछना नॉर्मल सी बात है। हम देखते हैं कि जो मास्टर एनसुई थी वो बोल रही थी कि जी हुआंग को कि तुम्हें किसने कहा कि जो सॉर्ड है वो बस सिंगल अटैक कर सकता है, और वहाँ पर अपना आइस पावर रिलीज कर देती है, जहाँ पर जी हुआंग अभी भी शांत नहीं था, बोल रहा था कि मुझे पता है कि जो सॉर्ड होते हैं वो बस नॉर्मल ऑर्डिनरी होते हैं। तो ये बात सुनकर मास्टर एनसुई बोल रही थी कि क्या सही में, और फिर वहाँ पर अपना पावर यूज़ करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बबल्स, वाटर के बबल्स क्रिएट होने लगते हैं और उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और वो चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन तभी वो सारे वाटर के ड्रॉपलेट वहाँ पर वाटर सॉर्ड में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन तभी कुछ देर बाद वो सारे आइस सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि चारों तरफ घूमने लगते हैं, जहाँ पर जो जी हुआंग का बॉडी था, लोअर बॉडी, वो भी वहाँ पर बर्फ़ में जम गया था। और फिर तभी कुछ देर बाद वो सारे आइस सॉर्ड जो है वहाँ पर एक आइस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो अटैक कर देता है जी हुआंग पर, लेकिन उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय होकर सारे सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सारे ड्रॉपलेट में। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जी हुआंग भी वहाँ पर आइस से रिलीज हो गया था। तो उसका यह पावर देखकर जी हुआंग बोल रहा था कि आखिर में इतने कम समय में यह इतना चेंज कैसे हो सकता है। तो तभी वो एनसुई बता रही थी कि देखो, जो सॉर्ड होते हैं वो तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को सॉर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो। तुम किसी भी चीज़ को किसी का भी आकार दे सकते हो स्वॉर्डमैनशिप में, अगर तुम उसका सही से प्रैक्टिस करते हो तो। और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि जो स्वॉर्डमैनशिप है वो तुम्हारे हिसाब से घटिया है, सबसे खराब है। तो जी हुआंग बोल रहा था कि नहीं। तो तभी उस मास्टर का नज़र फैंग हाउ पे पड़ता है, जो कि वहाँ पर एकदम शांत हो रखा था। तो हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था उसको भी पता चल गया था कि वो उसकी तरफ देख रही है, तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो माँ से बोल रही थी कि मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज़्यादा शांत हो, तो मुझे पता नहीं कि क्या तुम्हें शॉर्ट के ताओसिज्म के बारे में पता भी है कि नहीं। तो फैंग हाउ वहाँ पर खड़ा होते बोल रहा था कि हाँ, और फिर वो वहाँ पर ताओसिज्म के बारे में, शॉर्ट के ताओसिज्म के बारे में सारा चीज़ बताने लगता है, और ये बिल्कुल सेम बता रहा था जो कि इस शॉर्ट मास्टर ने बताया था कि अगर आप शॉर्ट के हाथ को संभाल लेते हैं तो आप शॉर्ट को किसी भी चीज़ को ब्रेक करने में यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह देख कर वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है क्या, या तो डिट्टो कॉपी कर रहा है। जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रिंसेस का फ्रेंड हो, तो तुम कुछ भी बकवास कर सकते हो। तो तभी हम देखते हैं कि फैंग हाउ को यह सुनकर गुस्सा आ गया था, और फिर वो उसके बॉडी, उस बंदे के चारों तरफ वुडन शॉर्ट को अचानक से क्रिएट कर देता है, जहाँ पर सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जल्दी यह काम किया था। तो तभी हम देखते हैं कि फैंग हाउ ने उन सारे वुडन शॉर्ट को फायर के शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर रहा था। और फिर तभी वो उन सारे शॉर्ट को उस स्काई स्वेलिंग मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसको अटैक करने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से शॉर्ट में कन्वर्ट भी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अटैक करता है, उसको वापस से शॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर उसका यह सब पावर देखकर एक बंदा बोल रहा था कि वाकई में यह तो काबिल तारीफ है, क्योंकि यह एग्जैक्टली सेम था जैसा कि शॉर्ड मास्टर ने दिखाया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।